बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते नए। मैं कल व्हाट्सएप मीडिया पर एक न्यूज़ क्लिपिंग के बारे में पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश में अभी 30 लाख बेरोजगार हैं जो प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं, और ये 30 लाख जो युवक हैं ये सभी बेरोजगार हैं और इनको आगे नौकरी की तलाश है। इसमें केवल वही लोग इस आंकड़े में सम्मिलित हैं जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो हाल ही में कोरोना वायरस के कारण दूसरे प्रदेशों में जो काम कर रहे थे वो काम छोड़ के मध्य प्रदेश में आ गए हैं, और ये संख्या भी लाखों में है। तो अभी ये सब लोग प्रदेश में ही नौकरी ढूंढ रहे हैं, और ये सोचने वाली बात है कि क्या इतने लोगों को नौकरियां राज्य सरकार या प्राइवेट सेक्टर दे देगा। मेरे हिसाब से इतनी नौकरियां कभी भी नहीं होंगी कि सभी युवा बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। और ख़ासतौर से जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हमने विगत सालों में देखा था कि हम प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्सरी सेक्टर में चले गए, मतलब खेती और खेती पे आधारित जो काम थे उससे हम सीधे सेवा क्षेत्र में चले गए, और हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र से आ रहा था। खेती में प्रोग्रेस उतनी नहीं हुई विगत सालों में, इससे जीडीपी में खेती का जो प्राइमरी सेक्टर का जो अंश है वो निरंतर कम होता जा रहा है, और लोग खेती छोड़ के दूसरे कामों में जा रहे थे। और सामान्यतः जो लोग जा रहे थे, चूँकि सेकेंडरी सेक्टर या निर्माण क्षेत्र में उतने रोजगार नहीं हैं, तो वो सब टर्सरी सेक्टर में जा रहे थे। और कोरोना वायरस की वजह से सेवा क्षेत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अगर सबसे बुरी तरह कोई चीज़ प्रभावित हुई है तो वो सेवा क्षेत्र के लोग हैं, जैसे होटल्स हैं, आपके रेस्टोरेंट हैं, जो स्ट्रीट वेंडर थे वो हैं, आपके जिम हैं, जो आपके मनोरंजन इंडस्ट्री थी। इसी तरह की बहुत सारे इंडस्ट्री जो सेवा क्षेत्र में काम कर रहे थे उसमें लोगों के पास अब काम नहीं है। केवल ई कॉमर्स में जो डिलीवरी बॉय का काम है वही बढ़ रहा है, बाकी और सेवा क्षेत्र में काम नहीं है। बाल काटने की दुकानें, आपके तरह तरह के काम जो हो रहे थे वो सब अब कोरोना वायरस की वजह से वहाँ कोई उपभोक्ता नहीं आ रहा है, और जैसे जैसे ये दुकानें खुलती जा रही हैं उसके बावजूद भी लोग वहाँ नहीं हैं। तो इस मंदी की वजह से वहाँ रोजगार के अवसर भी नहीं हैं। अब ले दे के एक जो क्षेत्र बचता है वो कृषि का क्षेत्र है, जहाँ हम लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। और इस रोजगार में उस तरह के रोजगार ज़्यादा होंगे जो खेती के जो मूल प्रोडक्ट हैं उसमें वैल्यू एडिशन का काम करें, तब तो उसको अलग से रोजगार का अवसर मिलेगा, नहीं तो उसमें भी कोई रोजगार का अवसर नहीं है। जो पहले से खेती के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको रिप्लेस करके और नए लोगों को काम पे नहीं लगाया जा सकता है। जबकि हम नए बदलाव देख रहे हैं तो इसमें मूलतः 3 तरह के बदलाव हैं, जिसमें उपभोक्ता की जो आदतें हैं वो बदल रही हैं, और वो अलग तरह के सामग्री की, खान पान की चीज़ों की मांग बढ़ रही है। दूसरे, तकनीकी और ख़ास तौर से मोबाइल और 4G, 2G, 3G सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र तक जाने से जिस तरह से इंफॉर्मेशन भेजना, डिसेमिनेशन करना आसान हुआ है, तो सेवा क्षेत्र की बहुत सारी काम जो अभी नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित थे वो ई कॉमर्स के साधन ग्रामीण क्षेत्रों तक जा सकते हैं, और ग्रामीण उत्पाद जो वैल्यू एडिशन के बाद आएंगे वो शहरों तक, उपभोक्ताओं तक या होलसेल तक आ सकते हैं। तीसरा कि लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी जैसे जैसे
डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और जैसे जैसे पढ़े लिखे बच्चे वापस आ रहे हैं, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि जो लोग गांव से पढ़ने के लिए या काम के लिए बाहर जा रहे थे वो फिर वापस गांव नहीं आना चाह रहे थे और गांव में ज़्यादातर बुज़ुर्ग और महिलाएं, छोटे बच्चे ही होते थे। लेकिन कोरोना के कारण जिस तरह से दोबारा लोग घरों में वापस आए हैं तो बहुत बड़ी संख्या ऐसे तकनीकी प्रशिक्षित लोगों की आ गई है जो अभी गांव में हैं। यदि उनको गांव में रोजगार के अवसर मिल जाते हैं और उनको ये समझ में आता है कि जो गुणमूल्य वृद्धि है उसको वो कैसे करें और किसान का जो मूल उत्पाद है उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करके फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेवल की प्रोसेसिंग करके कैसे वो आगे ब्रांडेड कंपनीज को ये सामग्री दे सकते हैं, कैसे जो किसान के उत्पाद हैं जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, पेरिसेबल आइटम हैं, उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो सामग्री किसानों द्वारा क्रय की जाती है उस सप्लाई चेन को छोटा किया जा सकता है और कैसे किसान के उत्पाद को सीधे होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर को बेचा जा सकता है। इसी तरह एक्सपोर्ट की भी निरंतर बहुत सारी संभावनाएं बनी हुई हैं और पिछले दिनों मैंने एक और न्यूज़ देखी जिसमें विगत साल की तुलना में इस साल कोरोना के बावजूद भी एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में, निर्यात में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट में हिंदुस्तान के कृषि उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है, उस मांग को भी अगर हम पूरा करते हैं तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर बना सकते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसानों को या उनके बच्चों को उस तरह की जानकारियां दें कि शासन प्रशासन की क्या योजनाएं हैं और उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। देखिए, समस्या यह है कि जब भी शासन कोई योजना बनाता है तो उसमें प्रक्रियात्मक इतनी लंबी कागज़ों की कार्रवाई हो जाती है और इतनी कमेटियां बना दी जाती हैं कि जो आम किसान हैं या जो गांव का एक व्यक्ति है वो उतनी कागजी प्रक्रिया या क्रियान्वयन की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं कर पाता है। और यहाँ बहुत सारी एजेंसियां काम करने लगती हैं, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो इस तरह के काम ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे अच्छे तरीके से काम करते हैं, बहुत सारे केवल लोगों को लालच देते हैं कि कैसे आप शासन के अनुदान को वापस आप ले सकते हैं, कैसे आप सरकार की योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब्सिडी मिल जाएगी, कागज़ के ऊपर आपको ये सब दिखाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो शासकीय विभाग हैं वो अगर प्रक्रिया को थोड़ा छोटा करें और ये देखें कि कितनी आवश्यक चीज़ें हैं वही उनसे लें, और मल्टीपल कमेटियाँ कि जिला स्तर की कमेटी होगी, फिर राज्य स्तर की कमेटी होगी, फिर सेंट्रल स्तर की कमेटी होगी, ये सब कमेटियाँ बनाने की जगह आप नीचे के लेवल पे अगर ये निर्णय करने का अधिकार देते हैं तो त्वरित गति से योजनाओं का लाभ सही लोगों को मिल सकता है। क्योंकि जो भी प्रोफेशनल एजेंसियां हैं वो उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है और उनकी उपलब्धता भी हर जगह नहीं होती है। तो हर व्यक्ति जो अपना काम शुरू करना चाहता है वो इतने प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकता। सभी जगह कंपनी सेक्रेटरी या सीए या बिजनेस प्लान बनाने वाले लोग या फैक्ट्री, छोटी फैक्ट्री लगाना है तो उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करने वाले लोग उपलब्ध नहीं होते हैं और वो फ्रंट में ही पैसा मांगते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी फीस होती है, तो गांव वाले इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। अभी प्रतिदिन मेरे पास बहुत सारे गांव के लोग आते हैं और वो इन चीज़ों को मेरे साथ डिस्कस करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि राज्य सरकार को ऐसे लोगों की मदद लेना चाहिए जो ऑलरेडी उस सेक्टर में काम कर रहे हैं।
ऐसे लोग नहीं जो केवल सलाह दे रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, जो लोग किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा जो 20,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है, उसमें कोई भी अनुदान नहीं है। आपको लोन लेना है और ब्याज के ऊपर आपको सब्सिडी है। ये सबसे अच्छी व्यवस्था है पैसे के सही उपयोग की, ताकि दुरुपयोग कम हो। पर इसमें दिक्कत वही है कि उसका प्रोजेक्ट बना के और उसको स्वीकृत कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के स्तर पर उपलब्ध नहीं है। तो जो हमारा स्थानीय प्रशासन है और जो राज्य सरकारें हैं, वो ऐसे लोगों को चयनित कर सकती हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे हैं, केवल सलाह देते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनको थ्योरेटिकल आइडिया बहुत अच्छा होता है, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वो अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, पर वो प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं रखते, व्यवहारिक चीज़ें नहीं रखते हैं। तो ऐसे कंसल्टेंट्स जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनकी सफलता की बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं होती है, क्योंकि गांव के लेवल पर जो यूनिट होती है वो बहुत छोटे लेवल की यूनिट होती है, और हायर लेवल के जो कंसल्टेंट हैं वो छोटी यूनिट पर काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये व्यवहारिकताएं हमें समझना चाहिए। अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त होना चाहिए। स्थानीय जो भी भाषा है स्थानीय भाषा, उसमें ही लोग प्रोजेक्ट लिखें। हिंदी में कोई प्रोजेक्ट लिखा जाता है तो उसको माना जाता है कि ये नहीं चलेगा, अंग्रेजी में अगर प्रोजेक्ट लिखा है तो माना जाता है ये सफल होगा। अब अंग्रेजी में या हिंदी में या किसी और भाषा में प्रोजेक्ट लिखने से सफलता की गारंटी आती है, तो सभी जितने प्रोजेक्ट अभी तक लिखे जाते रहे हैं वो सफल होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे किसानों में प्रोड्यूसर कंपनियां बनाने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि भारत सरकार ने इसको काफ़ी प्रचारित किया है, राज्य सरकार भी प्रचारित कर रही है। पर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां 350-400 प्रोड्यूसर कंपनियां पहले से ही रजिस्टर हैं, आप पहले उनकी सर्वे करके देखिए कि उसमें से कितनी कंपनियां वास्तव में काम कर रही हैं और कितनी कंपनियां केवल अनुदान या शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए बनाई गई हैं। क्योंकि ये जो कंपनियां जो प्रमोट करते हैं वो उनको बिजनेस का आइडिया नहीं होता है, और जब बिजनेस का आइडिया नहीं होता है तो कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं लोगों का चयन ठीक नहीं होता, इलाका ठीक से तय नहीं कर पाते हैं, और कितना क्षेत्र लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। जो कंपनी के लिए व्यवहारिक गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा, SFAC द्वारा और नाबार्ड द्वारा जारी की गई है, वो भी उनके पास नहीं होती है और ना उनको कोई बताने वाला है। आज कोई भी ऐसी ट्रेनिंग या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या कॉलेज नहीं है जो इस सब की ट्रेनिंग दे रहा हो। एग्रीप्रेन्योर कैसे बना जाए, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, किसी भी तरह की जानकारी लोगों को नहीं है। जो दूसरी संस्थाएं ट्रेनिंग दे रही हैं, मैनेज एक संस्था है जो हमेशा से बड़ी संख्या में ट्रेनिंग दे रही है, पर मैनेज को ये देखना चाहिए कि उनके जो कोर्स हैं, जो बच्चे मैनेज की ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, उनमें से कितने लोगों ने उनका रोजगार स्थापित किया है। अगर वो रोजगार स्थापित स्वयं का नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं तो गैप है जो ट्रेनिंग में और जो ट्रेनिंग देने वाले संस्थान में है। क्योंकि ये जो संस्थान ट्रेनिंग का ठेका लेते हैं, ज़्यादातर इनको बिजनेस का कोई आइडिया नहीं होता है। उनको एक कोर्स मटेरियल दे दिया जाता है, एक टाइमलाइन रहती है, उस टाइमलाइन में वो बच्चों को वो कोर्स मटेरियल सिखा देते हैं। कोई भी ट्रेनिंग मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकल जिसमें नहीं है, वो अगर कोई व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहता है तो उसका जो भी टाइम फ्रेम हम रखते हैं उसमें 30% टाइम केवल ट्रेनिंग पे होना चाहिए जो क्लासरूम या पढ़ाई पे हो, और 70% उन व्यक्तियों का टाइम ऐसे प्रतिष्ठानों में लगाना चाहिए जहां वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकें, व्यवहारिक ज्ञान ले सकें। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पुराने और नए जो प्रोड्यूसर कंपनियां बन रही हैं उनके डायरेक्टर्स हैं, जिनको पुरानी जो अच्छी प्रोड्यूसर कंपनियां हैं उनमें ट्रेनिंग के लिए, एक्सपोजर के लिए भेजा जा सकता है, वो उनके साथ रह के वहाँ काम कर सकते हैं। जो व्यापारी हैं, प्राइवेट प्रतिष्ठान हैं जो खाद बीज दवाई का काम कर रहे हैं या जो मसाले का काम कर रहे हैं, दूध का काम कर रहे हैं,
दालें बनाने का काम है, सूजी मैदा आटा गेहूं बनाने का काम है। ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पर सरकार कभी भी इन प्रतिष्ठानों को ट्रेनिंग में या उनको व्यवहारिक ज्ञान देने में उपयोग में नहीं ला रही है। नए नए कंसल्टेंट आते हैं, नई नई एजेंसियां आती हैं, वो बहुत अच्छा अंग्रेजी में अपना प्रस्ताव देते हैं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, पर उसमें एक आवश्यक गाइडलाइन ये होना चाहिए कि वो बिजनेस कितने का कर रहे हैं, उस फील्ड में कब से वो व्यवहारिक नॉलेज रखते हैं। तो अगर हम ये 70-30% का रेशियो रखते हैं तो जो ट्रेनिंग हम देना चाहते हैं, चाहे वो एफपीओज के लिए हो, चाहे वो एग्रीप्रेन्योर्स के लिए हो, या वो प्रसंस्करणकर्ता लोगों के लिए हो जिसमें बैंक लोन देते हैं, बैंकों में भी ट्रेनिंग की व्यवस्था रहती है। तो ये भी ट्रेनिंग किन से दिलाई जाती है? जो वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जिनने कभी वो बिजनेस पढ़ा नहीं है, जिनके परिवार में वो बिजनेस कभी होता नहीं है। तो अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जिसको एमबीबीएस नहीं किया है, जिसने कभी इंटर्नशिप नहीं की, जिसने कभी मरीज को देखा नहीं, और वो मरीज उसके सामने आ रहा है और वो उसका इलाज कर रहा है, तो कितना इफेक्टिव इलाज होगा? तो एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो एफपीओ के रूप में काम करें या एग्रीप्रेन्योर के रूप में काम करें, या वो अपनी प्रसंस्करण इकाई डालना चाहते हैं, तो ये अनिवार्य होना चाहिए कि उनको उसका व्यवहारिक ज्ञान मिले। और ये व्यवहारिक ज्ञान जो प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं उनमें दिया जाए, क्योंकि देखिए जो सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है रहने खाने की, ट्रेनिंग देने की, पर वहाँ जो ट्रेनर्स हैं उनने कभी वो बिजनेस नहीं किया है जिसकी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई चीज़ पढ़ के केवल ट्रेनिंग देने में उसका व्यवहारिक कोई अंदाज नहीं होता है, और लोगों को एक हाइप क्रिएट की जाती है कि अनुदान का लालच दिया जाता है और शासकीय सहायता का लालच दिया जाता है। ये जो अनुदान और लालच है, लालच में अगर कोई व्यवसाय शुरू कर रहा है तो आप मान के चलिए कि वो कभी सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य अपना बिजनेस चलाना नहीं है, उसका उद्देश्य अनुदान लेना है, उसका उद्देश्य सरकारी योजना का फ़ायदा लेना है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह के विभागों में काम कर रहे हैं, या जो बच्चे इस तरह के योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनको ये डिमांड रखना चाहिए। और इस तरह का व्यवहारिक ज्ञान जो प्रतिष्ठान ऑलरेडी चल रहे हैं, चाहे वो सरकारी प्रतिष्ठान हो, चाहे वो अर्धशासकीय प्रतिष्ठान हो, या चाहे वो प्राइवेट प्रतिष्ठान हो, क्योंकि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो उसकी व्यवहारिकता को समझते हैं, उस बिजनेस के पैटर्न को समझते हैं। तो अगर उनके साथ उनकी इंटर्नशिप हो और वो ट्रेनिंग का 70% हिस्सा प्रैक्टिकल करके निकालें, तो जिस दिन वो ट्रेनिंग करके बाहर आएंगे और उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस दिन से वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हम लोग ई फसल में बहुत सारे लोगों को इस तरह की मदद करते हैं, और जब हम उनके साथ बातचीत करते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएससी करके आ रहे हैं, एमबीए करके आ रहे हैं, उनमें लगन है, वो काम करना चाहते हैं, पर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कॉलेज में भी और कॉलेज के बाहर भी कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं है जहाँ प्रैक्टिकल ज्ञान मिल सके। तो मुझे लगता है कि इस कोरोना कालखंड में जिस तरह की बेरोजगारी है और जिस तरह की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, इस अर्थव्यवस्था को अगर हमें ऊपर लाना है और अपने युवाओं को सार्थक रोजगार से जोड़ना है, तो व्यवहारिक ज्ञान में मेरा ऐसा अनुभव है कि जो प्राइवेट सेक्टर है जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सकता है, उनकी भागीदारी होना चाहिए, ना कि सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स की भागीदारी होना चाहिए। और ये अगर हम कर सकते हैं तो हम समय और पैसे का बेहतर उपयोग करके करोड़ों लाखों लाख लोगों को अपना रोजगार खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।